बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज के सिलसिले में हम लाखों करोड़ों का खर्चा तो कर लेते हैं, खासकर इन्फेक्शियस डिजीज़ की जहाँ पे बात हो रही है। तो बीमार पड़ने से पहले अगर हम कुछ एहतियाती तदाबीर करें तो वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। के प्रोवाइडर जो मुख्तलिफ वार्ड्स के हेड्स है, हेड नर्सेज हैं, या जो हमारा सैनिटरी स्टाफ के जो हेड है, उन सबको हमने ट्रेन किया कि हम अस्पताल में जब मरीज़ आ जाता है तो उसको अस्पताल से कौन सा इन्फेक्शन लग सकता है, तो इन्फेक्शन के फैलाव को किस तरीके से रोका जाए ताकि उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जो जिस्मानी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक मरीज़ जो अपेंडिक्स के लिए आया हुआ है, जिसकी सर्जरी है, एक दिन में उसके घर जाना है, अगर उसको अस्पताल से इन्फेक्शन लगता है तो 20-25 दिन तक यहाँ पे रहेगा, दवाइयाँ भी लगेगी, बेड भी ऑक्यूपाई होगा, रिसोर्सेज भी उस पर लगेंगे। तो इन तमाम इन्फेक्शंस को, इन्फेक्शस डिजीज़ को फैलने से किस तरह हम रोक सकते हैं, इस हवाले से हमने उनको 5 रोज़ा ट्रेनिंग दी है NIH और फाइको के ताउन से, और इंशाल्लाह इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पाकिस्तान जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से ले ले तो पाकिस्तान 4 और 5 नंबर पे वर्ल्ड में आ जाता है, और उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास IPC की जो प्रैक्टिसेस है अस्पतालों के अंदर वो नहीं है। मेरा तो ये एक रिक्वेस्ट भी है पॉलिसी मेकर से कि IPC के जो मुख्तलिफ एक्शंस है उसको कोर्स का हिस्सा बनाए, बच्चों को सिखाए कि सफाई, हाथों की सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम सिर्फ हाथों की सफाई का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखें, 80% जो इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलता है वो हाथ से फैलता है, वो नहीं फैलेगा। और ये मेरा तजुर्बा है, 15 साल ICU में काम कर रहा हूँ, 15 साल से, और मैंने देखा है जहाँ भी IPC की प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस पे हम अमल करते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। एक मरीज है बेड नंबर 1 पे है, एक मरीज है बेड नंबर 2 पे है। बेड नंबर 1 को एक इन्फेक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है। एक नर्स, एक डॉक्टर अगर बेड नंबर 1 को टच करता है और फिर हाथ साफ नहीं करता और फिर बेड नंबर 2 पे चला जाता है, तो वो बेड 1 का जो इन्फेक्शन है वो बेड 2 को वो फैला रहा होता है। ठीक है? अच्छा, अब अगर बेड 1 को फॉर एग्जांपल मेरोपेनिम चाहिए 14 दिन के लिए, तो उसका खर्चा है 1,40,000 रुपए तकरीबन, इतना ही बनता है। ठीक है? तो हाथ न धोने की वजह से हम उस बेड नंबर 2 पे एक्स्ट्रा बर्डन 1,40,000 सिर्फ सिंगल एक मेडिसिन। इसके अलावा बहुत से मेडिसिन भी चलेंगे, 10 से 14 दिन तक वो अस्पताल में भी रहेगा, और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सिर्फ हाथों की सफाई की वजह से वो फाइनेंशियल जो लाखों का बर्डन होता है, आज आपको पता है पाकिस्तान माशी तौर पे रिसोर्स लिमिटेड कंट्री है, तो उसमें आप इस तरह के हम कैसे मतलब एक बर्डन, एक बोझ डाल सकते हैं। तो हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है। हाथों की सफाई हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो अस्पतालों में इन्फेक्शन नहीं होगा और अस्पताल सेफ होगा। सेफ अस्पताल वो अस्पताल होता है जहाँ पे कोई मरीज आ जाता है और वापस जाता है तो एक्स्ट्रा मरज एज ए गिफ्ट वापस नहीं लेता। सेंसिटाइजेशन इस हवाले से कम। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल कभी कभी एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बंदा दूसरे को गोली मारे या उसको इन्फेक्शन दे दे, ये तकरीबन बराबर है। गोली में वो जख्मी हो जाता है, इन्फेक्शन में वो मरीज बन जाता है। गोली पे वो मरता है, इन्फेक्शन से वो मर सकता है। अगर हम किसी कत्ल को अच्छा नहीं समझते तो वाई नॉट कि हम हैंड हाइजीन करें और इन्फेक्शन को न फैलाएं। तो हम डेली हम फेस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एंटीबायोटिक का बिला वजह इस्तेमाल। इंसान में 3 किस्म की बैक्टीरिया होती है। एक होती है दोस्त बैक्टीरिया, एक होते हैं जो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करते हैं, तीसरा वो जो एंटीबायोटिक को उसको जब किसी बंदे को लग जाते हैं तो वो मर जाते हैं एंटीबायोटिक से। तो जब हम बिलावज एंटीबायोटिक देंगे तो वो दोस्त बैक्टीरिया को और जो ससेप्टेबल बैक्टीरिया है उनको तो मार देते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ बढ़ जाता है। एक वक्त पाकिस्तान में ऐसा आने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया में एक थ्रेट है, एक अलार्म है कि हमारे पास एंटीबायोटिक का कोई चॉइस नहीं होगा। अभी भी मामूली सी बीमारी के लिए जो है हम हेवी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आम एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस आ चुका है। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी रेशनल होना चाहिए, जहाँ की जरूरत हो वहाँ एंटीबायोटिक देनी चाहिए। बिला जरूरत एंटीबायोटिक का क्लिनिक्स में, घरों में, क्वेक्स के थ्रू या इवन अस्पतालों में इसका एप्लीकेशन जहाँ तक नहीं बनता तो हमें एंटीबायोटिक का इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इन्फेक्शन प्रिवेंशन क्या है? ये उन सब स्टेप्स का नाम है जो कि एक मरीज से दूसरे मरीज तक इन्फेक्शन जाने से रोकना। और अगर एक मरीज हॉस्पिटल में आ गया किसी बीमारी की वजह से, तो हॉस्पिटल में तरह तरह के मरीज आते हैं, उनका इन्फेक्शन मरीज को ना लगने देना कि वो ज़्यादा बीमार होकर वापस ना चला जाए।
तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है, इसकी इम्पोर्टेंस उन मदर्स के लिए है जिनकी अभी चाइल्ड बर्थ हुई है, उन छोटे बेबीज़ के लिए जो अभी पैदा हुए हैं, NICU में जाते हैं, या बच्चे दाखिल होते हैं आपके पास निमोनिया के साथ, इसहाल के साथ। मल्टीपल कैंपेन्स हमारी चलती हैं उन बच्चों में इन्फेक्शन को रोकने के। बच्चा दुनिया में जब आता है ना, वो बिल्कुल पाक और प्योर होता है, फिर दुनिया के इन्फेक्शन उसको लगते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन हम शुरू ही बच्चे की पैदाइश जहाँ पे हो रही है, लेबर रूम, फिर उसके बाद उसको नर्सरी में लाया जाता है, फिर नर्सरी के अपने स्टेप्स हैं जो इस सारे प्रोग्राम में कवर हुए हैं। फिर नर्सरी के बाद उसको जब हैंडलिंग कर रही होती है डिफरेंट आयाएँ या मदर्स को हम टीच करते हैं कि आपने यही स्टेप लेने हैं कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में या आपसे किसी इन्फेक्शन का शिकार होकर अर्ली मौत का शिकार ना हो जाए। और आज WHO ग्लोबल पूरी दुनिया वापस उन स्टेप्स की तरफ आ रही है कि बजाय एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के हम ऐसे स्टेप्स लें कि बच्चों को, माओ को, वो बीमार जो क्रिटिकल एरिया में है, वो लोग जो ऑपरेशन करवा रहे हैं उनको इन्फेक्शन हो ही ना। हमारा प्रोग्राम इतना स्ट्रॉन्ग हो, हमारा स्टाफ इतना अच्छा ट्रेन हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर एक सेहतमंद माशरे को हम जन्म दें, वो माशरा जो एंटीबायोटिक पे डिपेंडेंस ना हो, वो माशरा जो तरह तरह की बीमारियों का शिकार ना हो। ऑलरेडी हमारे इदारे एंटीबायोटिक्स को लेके काफ़ी सेंसिटिव है। ड्रैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक अपनी क्लिनिकल एफिकेसी सर्टिफिकेट, यानी वो जो बोतल आपके पास आ रही है उसके अंदर एक्टिव एंटीबायोटिक कौन सा मौजूद है, कितना मौजूद है। अगर एक कंपनी सेम प्राइस में आपको 1/4 एंटीबायोटिक दे रहा है तो वो बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। वो इंजेक्शन उसी कीमत का होगा लेकिन वो आपके लिए एक मसला बन जाएगा। तो ड्रैप इस चीज़ को सेंसिटाइज्ड है ऑलरेडी, मज़ीद भी हो सकती है। मैक्सिमम पेशेंट्स वायरल इन्फेक्शन के जो होते हैं उन्हें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। तो 2 से 3 दिन के अंदर वो कफ एटिकेट्स या हैंड हाइजीन या वो ऐसे मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्दी डाइट, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो एंटीबायोटिक तक नौबत ही ना आने दें। कि WHO के स्टैंडर्ड्स हैं, वॉश स्टैंडर्ड, वाटर, सैनिटेशन, हैंड हाइजीन, प्रॉपर डाइट, एग्रीकल्चर में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम, ताकि पेशेंट जो खुराक ले रहा है, और IPC ट्रेनिंग और ये प्रोग्राम्स का इनेकार। जितनी अवेयरनेस आएगी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, क्यों ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लो क्वालिटी एंटीबायोटिक्स के बारे में लोगों को पता चलेगा, वो कम से कम इस्तेमाल करेंगे। तो इन्फेक्शस से बचाने के लिए और उन इन्फेक्शंस को फैलने के लिए आपको वापस अपने बेसिक स्टेप्स पे जाना होगा, विच आर कॉल्ड वॉश स्टैंडर्ड्स, वाटर, सैनिटेशन इम्प्रूव करनी होगी, हैंड हाइजीन, हाथों को धोना, उनको साफ़ सुथरा रखना अपने हमारे मज़हब में भी है, हमारे माशरे में भी है, और अब मेडिकल कम्युनिटी सारी की सारी इन स्टेप्स के पीछे खड़ी है। ये सिंपल स्टेप लेके हम 90% बीमारियों को रोक सकते हैं, जिसमें हाथों को धोना, उनको साफ़ सुथरा रखना, प्रॉपर सैनिटेशन, वॉशरूम का प्रॉपर इस्तेमाल और डिस्पोजल, पानी का साफ़ सुथरा पानी का इस्तेमाल और पानी से में मौजूद बीमारियों से बचाव, और आपकी हेल्थ हाइजीन फैसिलिटीज़ के अंदर इन्फेक्शन का एक पेशेंट से दूसरे में ट्रांसमिट ना होना भी बड़ी हद तक आपके